प्रिय विद्यार्थियों, मैं सनेवता देवी, सहायक आचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा से आप सभी का राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा के YouTube चैनल में स्वागत। और मैं आशा करती हूँ कि आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आपका परिवार भी सुरक्षित होगा और स्वस्थ होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज का टॉपिक, बौद्धिक संपदा अधिकार। आज का टॉपिक है बौद्धिक संपदा अधिकार। आपने सुना होगा संपत्ति के मामले में संपत्ति जैसे मूर्त संपत्ति या अमूर्त चल और अचल संपत्ति, परंतु ये क्या है, बौद्धिक संपदा उनसे थोड़ा हटके है कि जो मतलब वो संपदा जो कि व्यक्ति के बुद्धि से उत्पन्न होती है, जैसे विचार, उसके अभिव्यक्ति, उसका अनुसंधान, कि इसमें कोई रचना है, कोई साहित्य करती है, कोई शोध है, आविष्कार करता है, तो इस पर सर्वप्रथम इस पर उसी व्यक्ति का अनन्य अधिकार होना चाहिए। मतलब जो व्यक्ति ये करता है उसी का अनन्य अधिकार होना चाहिए, क्योंकि यह अधिकार बौद्धिक सृजन के लिए ही दिया जाता है। अतः इसे बौद्धिक संपदा अधिकार की संज्ञा दी जाती है। बौद्धिक संपदा से अभिप्राय है नैतिक और वाणिज्यिक रूप से मूल्यवान बौद्धिक सृजन। बौद्धिक संपदा अधिकार प्रदान किए जाने का यह अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए कि अमुक बौद्धिक सृजन पर केवल और केवल उनके सृजनकर्ता का सदैव सर्वदा के लिए अधिकार हो जाएगा। यहाँ पर यह बताना भी जरूरी है कि बौद्धिक संपदा अधिकार एक निश्चित समयावधि और एक निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र के मद्देनजर दिए जाते हैं। मतलब जो व्यक्ति की बुद्धि, विचार उत्पन्न, उसके अभिव्यक्ति, रचना, शोध, आविष्कार बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब है कि इसका उद्देश्य, मतलब इसका उद्देश्य क्या है, तो बौद्धिक संपदा अधिकार दिए जाने का मूल उद्देश्य मानवीय बौद्धिक सृजनशीलता, मतलब उसकी जो अंदर की जो शक्ति, सोचने की, विचार, अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित देना है। बौद्धिक संपदा अधिकारों का क्षेत्र व्यापक होने के कारण यह आवश्यक समझा गया कि क्षेत्र विशेष के लिए उनके संगत अधिकारों एवं संबंध नियमों आदि की व्यवस्था की जाए। अब है एक WIPO बौद्धिक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। ये क्या है, एक संगठन है। ये संगठन क्या है, ये कई बार आपके शॉर्ट नोट भी पूछा जाता है एग्जाम में। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे पुराने अभिकरणों में से एक है। इसका गठन वर्ष 1967 में रचनात्मक गतिविधि, जो भी व्यक्ति के विचार, अभिव्यक्ति, इन गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और विश्व में बौद्धिक संपदा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए इसका विकास किया गया था, मतलब इसका निर्माण किया गया था। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य, इसके सदस्य कौन कौन हैं, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य हैं वो इनके सदस्य बन सकते हैं, लेकिन उन पर बंधन नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश हैं और भारत भी इसका सदस्य है। सन 1975 में इसका सदस्य बना था। ठीक है। अब है इसके प्रकार, मतलब इसमें कौन कौन, बौद्धिक संपदा अधिकार अधिनियम में 4 प्रकार, मतलब 4 प्रकार की संपत्ति आती है। 4 प्रकार के, जैसे एक तो कॉपीराइट। फर्स्ट क्या है, कॉपीराइट। कॉपीराइट अधिकार के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, किताबें हैं, चित्रकला है, मूर्तिकला है, सिनेमा, संगीत, कंप्यूटर प्रोग्राम, डाटाबेस, विज्ञापन, मानचित्र और तकनीकी चित्रांकन को शामिल किया गया है। कॉपीराइट के अंतर्गत 2 प्रकार के अधिकार दिए जाते हैं। आर्थिक अधिकार, इसके तहत व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति द्वारा उसकी कृति का उपयोग करने के बदले वित्तीय पारितोषिक दिया जाता है। नैतिक आधार, इसके तहत लेखक, रचनाकार के गैर आर्थिक हेतु का भी ध्यान रखा जाता है और संरक्षण दिया जाता है। ठीक है। दूसरा पेटेंट। अब आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे विस्तृत रूप से कि इनको कब लागू किया गया, क्या हुआ। मतलब पेटेंट के अंतर्गत आविष्कार, जब कोई आविष्कार होता है तब आविष्कारकर्ता को उसके लिए दिया जाने वाला अनन्य अधिकार पेटेंट कहलाता है। एक बार पेटेंट अधिकार मिलने पर इसकी अवधि पेटेंट दर्ज की तिथि से 20 वर्ष के लिए होती है। कितनी, 20 वर्ष। इनमें क्या है, भले कॉपीराइट हो, पेटेंट हो, ट्रेडमार्क हो, भले डिजाइन एक्ट हो, इसमें आपको अवधि का थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। आविष्कार पूरे विश्व में कहीं भी सार्वजनिक न हुआ हो, आविष्कार ऐसा हो जो पहले से उपलब्ध किसी उत्पाद या प्रक्रिया में प्रगति को इंगित न कर रहा हो, तथा वह आविष्कार व्यावहारिक अनुप्रयोग के योग्य होना चाहिए। ठीक है। ये सभी जो भी मापदंड है वो पेटेंट के लिए आवश्यक है। ऐसा आविष्कार जो आक्रामक, अनैतिक, असामाजिक छवि को उकसाते हो
और जो मानव जीव जंतुओं के लक्षण जानने के लिए प्रयुक्त हो पेटेंट का दर्जा नहीं मिलेगा। मतलब इसमें बाउंडेशन भी है कि पेटेंट को दर्जा किस प्रकार दिया जाएगा, किस प्रकार नहीं दिया जाएगा। ठीक है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क के मतलब व्यापार चिन्ह। ये एक ऐसा चिन्ह है जिससे किसी एक उद्यम की वस्तुओं और सेवाओं को दूसरे उद्यम की वस्तुओं और सेवाओं से अलग किया जा सके, ट्रेडमार्क कहलाता है। ट्रेडमार्क एक शब्द या शब्दों के समूह है, अक्षरों या संख्याओं के समूह के रूप में हो सकता है। यह चित्र, चिन्ह, त्रिविमीय चिन्ह जैसे संगीतमय, ध्वनि या विशिष्ट प्रकार के रंग के रूप में हो सकता है। ठीक है। औद्योगिक डिजाइन। भारत में औद्योगिक डिजाइन अधिनियम 2000 इससे पहले भी कई बार बन चुके हैं, लेकिन अब जो फिलहाल है वो भारत में डिजाइन अधिनियम 2000 के अनुसार डिजाइन से अभिप्राय कोई आकार, अनुक्रम, विन्यास, प्रारूप, अलंकरण, रेखाओं या वर्णों का संगठन जिसे किसी ऐसे वस्तु पर प्रयुक्त किया जाए जो या तो द्वितीय रूप में या त्रिमीय रूप में अथवा दोनों में हो। ये क्या है, डिजाइन अधिनियम 2000 के सेक्शन 2 में इसकी डेफिनेशन दी गई है। ठीक है। अब क्या है कि बौद्धिक संपदा के संरक्षण मतलब इसको सुरक्षा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिसरण में क्या क्या प्रयास किए गए हैं। तो इससे संबंधित जो पहला कन्वेंशन है वो है पेरिस कन्वेंशन 1883। इसमें ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन, आविष्कार के पेटेंट शामिल है। दूसरा साहित्यिक और कलात्मक कामों के संरक्षण के लिए वर्ण कन्वेंशन 1886। इसमें उपन्यास, लघु कथाएं, नाटक, गाने, ओपेरा, संगीत, टाइपिंग, पेंटिंग, मूर्तिकला, वास्तुशिल्प शामिल है। एक है मैराकेश संधि जो कि 2013 में है, लेटेस्ट ही है। इस संधि के मुताबिक किसी किताब को ब्रेल लिपि में छापे जाने पर इसे बौद्धिक संपदा का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इस संधि को अपनाने वाला देश भारत है। ठीक है। मतलब बौद्धिक संपदा अपन ने हर बार संपत्ति देखी है, अचल है, अचल है। तो संपत्ति दो प्रकार की होती है, मूर्त संपत्ति, अमूर्त संपत्ति। मूर्त संपत्ति में क्या है कि जैसे भौतिक वस्तु आती है, और जो कॉपीराइट, पेटेंट ये अमूर्त के अंतर्गत आएगा। ये थोड़ा सा हर बार अपन ने जो भी पढ़ा है उससे थोड़ा सा हटके हैं। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से बौद्धिक संपदा, बौद्धिक जो कि बुद्धि, जो कि शब्द को पढ़ने से ही जो कि बुद्धि से उत्पन्न होती है। बौद्धिक संपदा व्यक्ति के द्वारा बुद्धि से, दिमाग से उत्पन्न होती है। जैसे ये कॉपीराइट, पेटेंट, डिजाइन, क्योंकि आजकल ये बहुत प्रचलन में है, इसकी नॉलेज भी होनी जरूरी है। ठीक है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जो भी मेरा लेक्चर है ये आपके समझ में आया होगा, और इन्हीं आशाओं, शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।